सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ आज का विशेष अवसर गुरु पूर्णिमा का अवसर, आज के इस शुभ अवसर पर मैं अपने सभी गुरुजनों के पूर्ण कृतज्ञता के साथ प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद, उनके स्नेह की अपेक्षा रखता हूं, आशा करता हूं। और आप सब लोगों को आज के इस विशेष अवसर पर बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब लोग विजयी भव। आप सब लोग जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले। आप सब लोग यशस्वी भव। आपको यश, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब चीज़ें आपको मिलें। आप सब लोग दीर्घायु भव। आप सब लोगों की उम्र लंबी हो। आप सब लोग स्वस्थ हों। आप सब लोग अपने जीवन को बहुत एंजॉय करें, बहुत आराम से सब लोगों के साथ मान सम्मान, प्रेम, एक अच्छे व्यवहार के साथ रहें। ऐसी मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों के लिए। आप सब लोग आत्मदीपो भव। आत्मदीपो भव। आप सब लोग अपने दीपक खुद बने। आप सब लोग अपने आप को खुद साबित करें, अपने आप को खुद एक ऊंचाइयों तक लेके जाएं, अपने आप को खुद तपाएं और अपने आप को खुद एक अच्छी स्थिति में लेके जाएं, एक अच्छी मंजिल में लेके जाएं। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आप सब लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, आप लोग बार बार पूछते रहते हैं। कई बार मैं जवाब दे पाता हूं, कई बार किसी कारणवश जवाब नहीं दे पाता हूं। तो आज आप सब लोगों के वो सवाल, वो शंकाएं, वो समस्याएं मैंने एक जगह नोट की और बारी बारी से उनका जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। आप सब लोगों ने अलग अलग जगह पे उन सब को सुना भी होगा। अलग अलग गुरुजनों ने जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं सभी स्तर पर आप लोगों के साथ, उन्होंने भी आपको बताया होगा। मैं अपने तरीके से उनको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। पहली बात, रिविजन का सही तरीका क्या हो। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने सिलेबस कर लिया है, अब हम रिवीजन कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए। रिवीजन डज नॉट मीन रेपिटेशन। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि रिवीजन का मतलब रेपिटेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि रिवीजन में आपके पास जो नोट्स हैं उनको ज्यों का त्यों रिवीजन कर दें, ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है कि आप जब भी उनको दोबारा कर रहे होते हैं उनमें 10% से 5% से लेकर 10% तक, 5 से 7 मान सकते हैं, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए। वैल्यू एडिशन का क्या मतलब होता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो पिछले 15 दिन में या 10 दिन में आपको लगा हो कि इस टॉपिक में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी अब तक छूट रही थी, आप वो उसमें अपने नोट्स में ऐड करेंगे। ये रिवीजन होता है। यानी रिवीजन के समय आप निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि मुझे 10% नई चीज़ें यानी कुछ वैल्यू एडिशन करना है। मेरे नोट्स का स्तर पिछली बार से ज़्यादा मजबूत हो जाना चाहिए। चाहे वो नई चीज़ आपको किसी यूट्यूब से मिलें, चाहे वो नई चीज़ आपको किसी वेबसाइट से मिलें, चाहे किसी बुक से मिलें, किसी नोट से मिलें, किसी साथी से मिलें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो दिन प दिन मजबूत होती चली जाएगी। और 10% ऐड करने में और 10% ऐड किए हुए को पढ़ने में बहुत कम समय लगता है। तो आप ये करेंगे। कई बार आपको लगता है कि ये काम की चीज़ नहीं है। तैयारी के शुरू में आपको लगता था कि बहुत काम की है, अब काम की नहीं है। पता चलता है पढ़ने के साथ धीरे धीरे आप उस 5 या 7% को हटा भी सकते हैं, ताकि एग्जाम के समय आपको वो रिवीजन नहीं करना पड़े, अनावश्यक समय उसमें नहीं लगे। पहली बात। दूसरा था कि सर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, कई बार टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आप लोग टेस्ट देते हैं, टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं और उस समय आपका मूड खराब हो जाता है, आप पे बचा हुआ पूरा दिन पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें। तो मेरा आप लोगों से बहुत स्पष्ट सुझाव है, ऐसी स्थिति में आप पे रैंक्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें। आपकी क्या रैंक है इस बात पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें।
आप अपने मार्क्स पे ध्यान दें। यदि आपके, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, मानो इंग्लिश में 24 आए हैं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगली बार 25 26 लाने हैं। ये मत देखो कि गीता के, प्रमोद के, सुभाष के कितने आए हैं, मेरी रैंक क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को तो डेली इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि आपके, अगर मानो उस टेस्ट में आपकी फर्स्ट रैंक आ गई तो आप इंप्रूव नहीं करोगे क्या? यदि उस टेस्ट में आपकी 170वीं रैंक आ गई तो इंप्रूव नहीं करोगे क्या? आपका मकसद जो है वो अपने आप में, आपकी जो तैयारी है उस तैयारी को और अच्छे लेवल पे लेके जाओ। इसलिए आपको सिर्फ मार्क्स देखने हैं, मार्क्स के अलावा आपको रैंक कभी नहीं देखनी है। दूसरी बात, टेस्ट में कई बार जब पेपर सेट करते हैं टीचर, तो कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में तो ज़्यादातर टेस्ट सीरीज हैं, उनमें 4 या 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस वो देते हैं। पता नहीं क्यों लिखते हैं। कई बार तो फर्स्ट लैंग्वेज के फंसा देते हैं उसमें, कई बार तो ये पूछ लेते हैं कि भाई स्पेलिंग में एरर है या नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को निश्चित रूप से डिमोटिवेट करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं। तो आप इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप का कॉन्फिडेंस बिल्कुल मजबूत रखें। आपको और ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है तो रैंक पे ध्यान नहीं दें, आउट ऑफ सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं उन पे ध्यान नहीं दे, बहुत उठपटे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में नहीं आते हैं उन पे ध्यान नहीं दे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहेगा। तीसरा है हाउसवाइफ हूँ सर, समय नहीं मिल पाता है, क्या किया जाए? अभी आपने मुक्ता राव का नाम सुना है, RS टॉपर, हाउसवाइफ थी, 7-8 साल का उनका बच्चा भी था, अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं। तो आप यदि हाउसवाइफ हैं तो भी आप सिलेक्शन ले सकती हैं, इस बात की 100% संभावनाएं हैं। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, क्या सर समय से सिलेक्शन होता है? नहीं होता है, आपकी रणनीति से सिलेक्शन होता है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप इस प्रकार का प्रयास करें। आप 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 1 घंटे दिन में, 5 घंटे निकाल सकते हैं आप आराम से, कोई समस्या नहीं है। एक हाउसवाइफ होकर भी आप 5-6 घंटे आराम से निकाल सकती हैं। तो आप अपनी रणनीति बनाइए, उस 5-6 घंटे में आपका कैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कैसे आप लोगों का रिवीजन हो जाए, आप इस बात पे फोकस करें। ये नहीं सोचें कि मैं हाउसवाइफ हूँ और जो बच्चा बिल्कुल तैयारी ही कर रहा है, जो लड़की बिल्कुल तैयारी कर रही है, वो 12-12 घंटे पढ़ रही है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और आप लोग के अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा, किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। सर MCQ ज़्यादा पढ़ें या थ्योरीज ज़्यादा पढ़ें? थियरीज पढ़ें, लेकिन MCQs की प्रैक्टिस अच्छी खासी करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप थियरीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में थियरीज नहीं पूछेंगे, एग्जाम में MCQs के फॉर्म में पढ़ेंगे, पूछेंगे आपसे, तो आप MCQ जरूर से जरूर सॉल्व करें। मेरा स्पष्ट मानना है कि 100% सिलेक्शन के लिए आपको MCQs सॉल्व करने चाहिए, MCQs की प्रैक्टिस करनी चाहिए, साथ साथ थियरीज भी पढ़नी चाहिए। क्योंकि कई बार लगता है कि थियरीज आपने कर ली बहुत अच्छे ढंग से, फिर भी जब MCQs करने बैठते हो तो क्वेश्चन का नेचर समझ में आता है, किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से उस पर बनते हैं वो समझ आता है। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि थ्योरी से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा नहीं, अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, वो अप्लाइड क्वेश्चन आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप एग्जाम से पहले थ्योरीज पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि थ्योरीज से ही आपकी चीज़ें, कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होता है। लेकिन आप MCQs सॉल्व करेंगे, MCQs की प्रैक्टिस करेंगे डेली। टोटल कम से कम 100 क्वेश्चंस आप MCQs के जरूर सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन आप साइको के कर लें, 30 क्वेश्चन आप लैंग्वेजेस के कर लें, 60 हो जाएंगे। उसके बाद में 40 क्वेश्चन यदि आप सब्जेक्ट के करना चाहें तो वहाँ से कर लें, कहाँ कैसे भी करके अपना टारगेट बना लें, लेकिन 100 के आसपास आप जरूर करेंगे। तो ये सब चीज़ें मेरी आप लोगों से आज साझा करने की इच्छा थी। एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत स्नेह, सम्मान, आशीर्वाद। आप निश्चित रूप से सफल होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मैं कह रहा हूँ। आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार है एंड आप जीतेंगे, क्योंकि आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।